हाँ जी, आर एस एक्सपर्ट हब के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं इस चैनल पर आर एस प्री व पुलिस सब इंस्पेक्टर के पाठ्यक्रम के अनुरूप इंडियन पॉलिटी का अध्यापन शुरू करने हेतु ओरिएंटेशन क्लास लेने जा रहा हूँ। तो आइए इस परिचर्चा को पीपीटी के माध्यम से शुरू करते हैं। इस चर्चा में अपन आज मुख्यतः 5 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जिसमें सर्वप्रथम पाठ्यक्रम के बारे में बात करेंगे, फिर अपन विषय के भारांश के बारे में बात करेंगे कि एग्ज़ाम में इसका वेटेज क्या होता है, और वेटेज का पता हमें चलेगा कि पिछले सालों में इस पर कितने क्वेश्चन पुटअप हुए हैं। और फिर बात करेंगे कि विषय सामग्री क्या होगी, जिसमें कि आपको कौन सी बुक्स खरीदनी है, कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, कौन से नोट्स पढ़ने चाहिए, या जो मैं प्रोवाइड करवाऊँगा वो नोट सफिशिएंट हैं या फिर और कुछ भी पढ़ना चाहिए, उस चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे। फिर बात करेंगे कि क्लास की उपयोगिता क्या है। इसके 2 आयाम होते हैं, एक तो क्लास लेनी क्यों चाहिए, और फिर अगर लेनी चाहिए तो मेरे से ही क्यों लेनी चाहिए, और अगर मैं इसमें सफल हो गया कि मैं ही आपको पढ़ाऊँगा तो फिर मैं मेरे कोर्स को जिस हिसाब से डिज़ाइन करूँगा उसके बारे में चर्चा करूँगा कि शुरू में क्या चीज़ें पढ़ाई जाएगी, बाद में क्या चीज़ें पढ़ाई जाएगी, उसके बारे में। तो आइए पाठ्यक्रम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं अपन, जिसमें सबसे पहले दे रखा है संविधान सभा दार्शनिक तत्व में। अब संविधान सभा में क्या पढ़ा जाएगा, तो वैसे देखो ये आर एस प्री का सिलेबस है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें एसआई का नहीं है या फिर और अधीनस्थ बोर्ड की कोई एग्ज़ाम है तो उसमें नहीं है। अब देखो पॉलिटी तो पॉलिटी रहेगी, जिसमें संविधान सभा के बारे में अपन जो भी पढ़ेंगे वो एलडीसी के हिसाब से भी उतना ही पढ़ा जाता है, और आर एस प्री के हिसाब से भी उतना ही पढ़ा जाता है, एसआई के हिसाब से भी वही सब्जेक्ट पढ़ी जाती है, वही चीज़ें पढ़ी जाती है। लेकिन इसमें 2 चीज़ों का अंतर होता है, एक तो आप सब्जेक्टिव कैसे पढ़ते हो, ऑब्जेक्टिव। अगर ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम है तो उसमें गहराई का फ़र्क रहता है, और सब्जेक्टिव में थोड़ा नज़रिया बदल जाता है। तो हम जो पढ़ेंगे वो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से पढ़ेंगे। तो मान के चलो कि ये पॉलिटी है, कोई सी एक एग्ज़ाम को ओरिएंटेड करके अपन नहीं पढ़ाएंगे, इसमें सारे एग्ज़ाम है, लेकिन आर एस प्री के सिलेबस को अपन डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें एक ही सादे सब सदे आर एस प्री में दे रखा है, वो लगभग सारी जगह दे ही रखा है। तो पढ़िए, इसमें संविधान सभा पढ़ेंगे अपन शुरू में। तो संविधान सभा में कि ये इसकी मांग कैसे हुई अपने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान या बाद में, फिर मांग हुई तो फिर इसका गठन कैसे हुआ, अंग्रेज़ों ने क्या प्रतिक्रियाएँ दी, फिर संविधान सभा की कार्य प्रणाली क्या रही, फिर संविधान सभा की समितियों के बारे में पढ़ेंगे। देखो समितियों से हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है। 2021 में आर एस प्री में एक क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें पहले 4 समितियों के नाम दे दिए, फिर उनके अध्यक्षों के नाम दे दिए, फिर इनको मैच करवा लिए, और बाद में इनको MCQs के फॉर्मेट में ABCD दे के पूछ लिया इनको। तो ये मान के चलो कि यहाँ से इनकी समितियों वगैरह से या संविधान सभा से एक आधा क्वेश्चन तो पुटअप होगा ही होगा। फिर अगली चीज़ अपन पढ़ेंगे कि संविधान की विशेषताएं क्या हैं। संविधान की विशेषताओं में जैसे सबसे लंबा संविधान क्यों है, संविधान के अपने स्रोत क्या हैं, सरकार का संघीय रूप क्या है, एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होती है, फिर अपने संविधान में मूल अधिकार दे रखे हैं, कर्तव्य दे रखे हैं, राज्य के लिए कुछ नीति निर्देशक तत्व दे रखे हैं, और फिर अपना संविधान नम्यता और अनम्यता का समन्वय कैसे है, और भी कई चीज़ें हैं जो संविधान की विशेषताओं में समाहित होती है, जिनको अपन आगे पढ़ेंगे। और फिर पढ़ेंगे अपन की संवैधानिक संशोधन, उसमें कि संशोधन प्रक्रिया क्या है, संशोधन के प्रकार क्या हैं, और संशोधन प्रक्रिया की कुछ आलोचनाएं भी है कि संविधान में संशोधन बिना राज्यों की स्वीकृति के भी किया जा सकता है, या फिर किन्हीं मामलों में नहीं किया जाता, जीएसटी परिषद में जो किए गए हैं। मतलब कुल मिला के इसके अपन एक नज़रिए से सारा कुछ पढ़ लेंगे। फिर अगला टॉपिक अपना रहेगा उद्देशिका या प्रस्तावना। अब प्रस्तावना के बारे में पढ़ेंगे कि इसकी विषय वस्तु क्या है, प्रस्तावना के मुख्य शब्द, जैसे कुछ में सामाजिक दे रखा है, संप्रभुत्व संपन्न क्या होता है, न्याय होता है तो वो राजनीतिक न्याय क्या है, आर्थिक न्याय क्या है, सामाजिक न्याय क्या है, और बंधुता क्या है। ऐसे कुछ शब्द हैं जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाते हैं, तो वो अपन पढ़ेंगे। और पढ़ेंगे क्या, इसका तो रट्टा मारना है, हर एक शब्द से क्वेश्चन बनते हैं इसके। और फिर अगला है मूल अधिकार
मूल अधिकार में मूल अधिकारों की विशेषताएं पढ़ेंगे। मूल अधिकारों से असंगत जो विधियों के बारे में कुछ बता रखा है। फिर पढ़ेंगे कि समानता का अधिकार क्या होता है, कहाँ से इसमें प्रोविजंस किए गए हैं। फिर स्वतंत्रता का अधिकार क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार क्या है, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है। अर्थात अगर अपने अधिकारों को वायलेट किया जाता है तो उनको संविधान किस प्रकार से प्रोटेक्ट करता है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। फिर अगला टॉपिक होता है राज्य के नीति के निदेशक तत्व। इसके बारे में अपन पढ़ेंगे कि भाई ये राज्य के लिए नीति के निदेशक तत्व ही क्यों रह गए, ये निदेश ही क्यों रह गए, उस टाइम क्यों नहीं अपनाया गया। फिर अगर नहीं अपनाया गया तो बाद में इनको अब अपनाए जाने की क्या जिम्मेदारियां हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको अपनाया जाना चाहिए। और फिर पढ़ेंगे कि कौन सी चीज़ों को अपना लिया गया है, ऐसी कुछ। फिर अगला अपना है मूल कर्तव्य। तो मूल कर्तव्य में देखो पिछले साल एक क्वेश्चन बना था कि 2021 में सॉरी, तो इसमें क्वेश्चन बना था कि किस समिति की सिफारिश पे इनको अपनाया गया है। तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे इसको अपनाया गया था। वो अपन पढ़ लेंगे कि उन्होंने कितनी सिफारिशें दी थी, उनमें से कौन सी बातों को कर्तव्य में शामिल किया गया, और फिर कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको उस टाइम शामिल नहीं किया गया, बाद में शामिल किया गया, और अभी किन चीज़ों की डिमांड है कि इनको भी किया जाना चाहिए, जैसे मतदान के अधिकार को किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए। ऐसी कुछ बातें हैं वो अपन डिटेल से चर्चा करेंगे। फिर मूल कर्तव्यों की सूची है 11 की, तो वो अपन पढ़ लेंगे। फिर मूल कर्तव्यों की विशेषताएं क्या है, मूल कर्तव्यों की कुछ आलोचनाएं हैं उनके बारे में बात करेंगे। फिर मूल कर्तव्यों का महत्व जानेंगे। और देखो जो ये पहला पोर्शन है इसमें मैं कहना चाहूँगा कि ये तो संवैधानिक संशोधन, संविधान सभा, उद्देशिका और मूल कर्तव्य, ये 4 टॉपिक अगर पेज वाइज देखें तो लास्ट इनसे 10 पेज होंगे, और हर एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन तक यहाँ से पूछे जाते हैं। तो क्यों ना हम इनका ढंग से रट्टा मार लें कि बार बार अगर 3 पेज के मैटर से आपका एक क्वेश्चन आता है तो अक्सर से याद होना चाहिए वो। अब प्रस्तावना है, प्रस्तावना से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो प्रस्तावना हमें आनी चाहिए, शुरू से अंत तक बोली जानी चाहिए, ठीक है। तो वो उसकी जिम्मेदारी आप ट्यूटर पर छोड़ दो कि मैं जिस तन्मयता से आपको पढ़ाऊंगा उस तन्मयता से आप रिस्पॉन्स देना, तो आसानी से हम साथ में मिलकर इनको कर ही लेंगे। और देखो रास्ता एक ही है, सब इसी रास्ते से गुजरते हैं, जिन्होंने आज तक याद किया है वो इसी रास्ते से होके गए हैं, ठीक है। फिर अगला है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में राष्ट्रपति जी। तो राष्ट्रपति के बारे में अपन पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, फिर योग्यता क्या है, शपथ और शर्तें क्या है, फिर पदावधि क्या रहेगी, महाभियोग प्रक्रिया द्वारा इनको हटाया कैसे जाता है, फिर पद रिक्तता के बारे में बात करेंगे, राष्ट्रपति की शक्तियों और कर्तव्यों के बारे में बात करेंगे, फिर राष्ट्रपति की वीटो शक्ति के बारे में अपन बात करेंगे, और फिर राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति और राष्ट्रपति की समाधान करने की शक्ति के बारे में पढ़ेंगे। फिर राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो ये होने के बाद में अगला टॉपिक है अपना प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की देखो कि नियुक्ति कैसे होती है, शपथ, पदावधि और वेतन क्या है, प्रधानमंत्री के कार्य और शक्तियाँ क्या है, और प्रधानमंत्री की भूमिका क्या है अपने लोकतंत्र में। फिर राष्ट्रपति के साथ इनके संबंध के बारे में चर्चा करेंगे। ऐसी चर्चा के साथ में अब आगे बढ़ेंगे मंत्री परिषद की। अब मंत्री परिषद में हम पढ़ेंगे कि मंत्री परिषद के बारे में संवैधानिक प्रावधान क्या कर रखे हैं, मंत्रियों द्वारा दी गई सलाह की जो प्रकृति होती है, प्रधानमंत्री जो प्रधानमंत्री को सलाह देते हैं उनकी क्या प्रकृति होती है, और फिर मंत्रियों की नियुक्ति किस प्रकार की जाती है, फिर मंत्रियों द्वारा ली जाने वाली शपथ व उनका वेतन के बारे में अपन डिस्कस करेंगे, फिर मंत्रियों के उत्तरदायित्व के बारे में अपन डिस्कस करेंगे, फिर मंत्री परिषद की संरचना, मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर होता है, फिर मंत्रिमंडल की अपने लोकतंत्र में भूमिका क्या है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। इसके बाद में अगला अपना आता है
टॉपिक संसद। तो संसद का गठन कब हुआ, कैसे हुआ, फिर दोनों सदनों की संरचना क्या है, लोकसभा की चुनाव प्रणाली क्या है, दोनों सदनों की अवधि क्या है, जैसे राज्यसभा में कितनी अवधि तक चुने जाते हैं और लोकसभा में कितनी अवधि तक चुने जाते हैं, उसके बारे में। फिर लोकसभा संसद के पीठासीन अधिकारी के बारे में अपन बताएंगे, और संसद की सदस्यता किस प्रकार ली जाती है वो बताएंगे। फिर संसद में नेता, संसद के सत्र किस प्रकार चलते हैं उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। फिर संसदीय कार्यवाही का साधन क्या है, कि संसद किस प्रकार से न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच में समन्वय बना के रखती है, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। फिर संसद में विधायी प्रक्रिया कानून कैसे बनता है उस पर चर्चा करेंगे दोनों सदनों में। फिर संयुक्त बैठक होती है कई मामलों में, तो वो पढ़ेंगे। और संसद में बजट किस प्रकार रखा जाता है, क्या उस पर चर्चाएँ होती है, किस प्रकार बजट पारित होता है, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। फिर संसद की भूमिका क्या है, संसद में जो आजकल नियंत्रण की टेक्निक अपनाई जा रही है वो प्रभावपूर्ण कम रहती है, तो उसके बारे में पढ़ लेंगे। और अंत में राज्यसभा की स्थिति क्या है, संसदीय विशेषाधिकार क्या है। विशेषाधिकार में व्यक्तिगत विशेषाधिकार और सामूहिक विशेषाधिकार होते हैं, जिन पर अपन चर्चा करेंगे। फिर संसद संप्रभु है कि नहीं है उसके बारे में कर लेंगे। तो ये कई सारे सब पॉइंट्स हैं जिन पे अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। यहाँ आपको पॉइंट आउट करके बता रहे हैं कि मतलब इस प्रकार अपनी क्लासें आगे चलेगी। फिर उच्चतम न्यायालय आता है अगला। तो उच्चतम न्यायालय की क्या संरचनाएं हैं, इसकी नियुक्ति किस प्रकार की जाती है, इसकी नियुक्ति के लिए योग्यताएं क्या है, फिर इनको शपथ कौन दिलाएगा, इनके वेतन कितना होता है इनका वेतन, और वेतन भारित कहाँ पे होता है ये बताएंगे। फिर कार्यकाल क्या होता है इनका, और निष्कासन की क्या प्रक्रिया होती है, और आज तक किसी को निकाला गया है कि नहीं निकाला गया है, किसी पे ये कार्रवाई हुई है कि नहीं हुई है। फिर कार्यकारी तदर्थ और सेवानिवृत्त न्यायाधीश के संबंध में कुछ बातें होती है वो पढ़ेंगे। और उच्चतम न्यायालय की स्वतंत्रता के बारे में संविधान में क्या प्रावधान है वो भी पढ़ेंगे। और उच्चतम न्यायालय की शक्तियां और क्षेत्राधिकार क्या है, उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता से संबंधित कुछ बातें लिखी हुई है वो अपन पढ़ लेंगे। फिर अगला टॉपिक है अपना न्यायिक पुनरावलोकन। तो न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ क्या होता है, इसका महत्व क्या है, संविधान में इसके बारे में क्या प्रोविजन किया गया है, और न्यायिक समीक्षा का विषय क्षेत्र क्या है, नवी अनुसूची और न्यायिक समीक्षा में कुछ विवाद हैं उनके बारे में अपन टिप्पणी कर लेंगे। फिर अगला टॉपिक है भारत में निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव करवाने के लिए एक महत्वपूर्ण बॉडी है, और महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि अपने सिलेबस में। तो इसके बारे में अपन पढ़ेंगे कि इसकी संरचना क्या है, इसके स्वतंत्रता के लिए क्या प्रावधान किया गया है, फिर इसके कार्य क्या है, शक्ति क्या है, दृष्टि क्या है, लक्ष्य और सिद्धांत क्या है। फिर जो नए अपडेट हैं इसमें उसके बारे में चर्चा कर लेंगे। चुनाव सुधार क्या है, क्या इसके द्वारा चुनाव सुधार किए गए हैं, क्या उनकी अनुपालना हो रही है कि नहीं हो रही है, उनके बारे में भी चर्चा कर लेंगे। फिर अगली बॉडी है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि ये लोकतंत्र की स्थापना के लिए सबसे महत्वपूर्ण बॉडी है। तो इसकी पढ़ लेंगे अपन की नियुक्ति कैसे करते हैं, कार्यकाल क्या होता है, स्वतंत्रता क्या है, कर्तव्य और शक्तियाँ क्या है, लोकतंत्र में भूमिका क्या है, इन चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। फिर अगला टॉपिक है अपना नीति आयोग। तो नीति आयोग की स्थापना क्यों की गई, क्या जरूरत पड़ेगी भाई, 2015 में इसको लेके आ गए अपन। फिर कि लेके आ गए तो इसकी संरचना क्या है, और इसमें कुछ विशेषज्ञता प्राप्त शाखाएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर इनके लाने का उद्देश्य क्या है, और बना दी तो क्या कार्य क्या कर रही है। फिर इसके कुछ मार्गदर्शक सिद्धांतों के बारे में बताया गया है वो पढ़ लेंगे अपन। फिर सहकारी संघवाद को ये किस प्रकार नीति आयोग बढ़ा रहा है वो पढ़ेंगे। और इन तमाम बातों के अलावा नीति आयोग की आलोचनाएं भी है, और उन आलोचना के अलावा ये भी तुलना कर लेंगे कि योजना आयोग और इसमें क्या भिन्नता है। तो इस एंगल से ये अपना टॉपिक कवर हो जाएगा।
फिर अगला टॉपिक रहेगा केंद्रीय सतर्कता आयोग। ये मुख्यतः भ्रष्टाचार रोकने की संस्था है, जिस 1964 में इसकी स्थापना हुई थी संथानम कमेटी की सिफारिश पे। तो इसका अपन पढ़ लेंगे भाई, स्थापना कब कैसे हुई, किसकी सिफारिश पे हुई, फिर संरचना क्या है इसकी, और पढ़ लेंगे संगठन क्या है, ये कार्य क्या है, कार्य क्षेत्र क्या है, कार्य प्रणाली क्या है, और मंत्रालयों में भी सतर्कता इकाइयाँ खोली गई है, उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर अगला टॉपिक है अपना लोकपाल। काफ़ी बवाल के बाद में लोकपाल संस्था का गठन हुआ है। अन्ना हजारे जी ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया इसमें। इस मामले में तो इनकी जय जयकार होनी चाहिए। हालांकि वो लोकपाल नहीं बन पाया जो अन्ना हजारे जी चाह रहे थे, लेकिन फिर भी सुधार की ओर एक प्रयास तो है। तो लोकपाल के बारे में अपन पढ़ेंगे कि वैश्विक परिदृश्य क्या रहा था, भारत में अभी लोकपाल की क्या स्थिति है, लोकपाल तथा लोकायुक्त अधिनियम 2013 की कुछ विशेषताएं हैं, उनको अपन पढ़ेंगे। पहला लोकपाल कब नियुक्ति किया गया, इतना समय क्यों लग गया, उसकी सर्चिंग कमेटी क्या है, फिर सर्चिंग कमेटी ने कई बार सर्चिंग कमेटी में शामिल होने से मना कर देते हैं, वो क्यों कर देते हैं कि कुछ चुनिंदा एग्जाम्पल ही होते हैं जिनमें से आप कुछ चुनिंदा ऑप्शन होते हैं जिनमें से आपको एक को चूज करना पड़ता है, इसमें ज़्यादा स्वतंत्रता ही नहीं होती, इसलिए बार बार मना कर दिया जाता है। बाकी इसको पढ़ने के वक्त अपन डिटेल से चर्चा करेंगे। अगला है केंद्रीय सूचना आयोग। ये मेरी दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण आयोग है, लेकिन इसकी स्वतंत्रताएं उस प्रकार बरकरार नहीं रही। 2019 में कुछ चैलेंजेस फेस किए हैं इसने। तो केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में अपन पढ़ेंगे कि इसकी संरचना क्या है, कार्यकाल और सेवा शर्तें क्या है, शक्तियाँ और कार्य क्या हैं इसके। फिर अगला है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। राष्ट्रीय मानवाधिकार अपने अधिकारों को प्रोटेक्ट करने के लिए एक संस्था है, जिसकी स्थापना कब हुई, संरचना क्या है, कार्य क्या है, कार्य प्रणाली क्या है, इसकी लोकतंत्र में भूमिका क्या है, हमारे अधिकारों को बचाने के लिए कितना सहयोग कर पा रही है, आयोग कार्य किस प्रकार निष्पादित कर रहा है, ये सब पढ़ेंगे ना। फिर अगला टॉपिक है संघवाद। अब देखो, ये जो टॉपिक है संघवाद है, भारत में लोकतांत्रिक राजनीति है, फिर गठबंधन सरकार है और राष्ट्रीय एकीकरण। इसमें राष्ट्रीय एकीकरण से तो कई बार प्री में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या फिर अदर एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, लेकिन ये बाकी जो 3-4 बिंदु हैं ये मेंस ओरिएंटेड टॉपिक हैं, लेकिन छोड़ेंगे कुछ नहीं, पढ़े तो लेंगे सब, लेकिन मेंस के दृष्टिकोण से ज़्यादा है। अभी ईयूआरओ में भी इनको शामिल किया गया है। फिर इस पाठ्यक्रम पर परिचर्चा के बाद में अपन आते हैं कि इस विषय में गहराई कितनी है, अपने काम का कितना आगे। तो वैसे सर्वविदित है कि पॉलिटी काम का तो है ही, हर एग्ज़ाम में इसकी वेटेज है, लेकिन इन्हीं बातों को अगर तथ्यात्मक आंकड़ों के साथ में बताऊं तो आपको और भरोसा जमेगा। तो देखो, आरएस प्री में 2016 में 11 क्वेश्चन आए, 2018 में 15 क्वेश्चन आए, 2021 में 11 क्वेश्चन आए। अब जिस एग्ज़ाम में 150 क्वेश्चन टोटल होते हैं और 200 मार्क्स का होता है, उसमें 15 तक क्वेश्चन आ जाते हैं। इसमें राजस्थान पॉलिटी को मैं समाहित नहीं कर रहा, केवल इंडियन पॉलिटी की बात कर रहा हूँ। 15 क्वेश्चन तो मानो 1.33 का एक क्वेश्चन, तो ये कितने के 20 नंबर के हो गए। और आपकी कट ऑफ क्या रहती है? कट ऑफ रहती है कभी 78, कभी 84, तो ऑन एन एवरेज आप मान के चलो 80 रहती है। तो 80 जहाँ कट ऑफ रहे और वहाँ 20 नंबर, मतलब 25% भारांश। यदि एक सब्जेक्ट आपको कट ऑफ क्लियर करने में 25% सहयोग करें तो आपको सीरियस लेने की ज़रूरत है, पढ़ने की ज़रूरत है। इसमें समय व्यतीत करने में हमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। और फिर देखो, पुलिस सब इंस्पेक्टर में
2016 में क्वेश्चन आए थे 10, ये आउट ऑफ 100 है। जीके के क्वेश्चन होते हैं 100, उनमें 200 नंबर के, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो 10 क्वेश्चन मतलब 20 नंबर। और फिर इसमें 10 क्वेश्चन आए 2021 में। 13 तारीख को पेपर हुआ था, 13 सितंबर को, फिर 14 सितंबर, फिर 15 सितंबर। तो इसमें 13 वाले में 9 क्वेश्चन, फिर 10 क्वेश्चन, फिर 8 क्वेश्चन। ऑन एन एवरेज 8 से 10 क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं। तो अब इन आंकड़ों से अपने आप स्पष्ट है कि मतलब भार है इस सब्जेक्ट का। चलो फिर अगर भार है तो कैसे दूर करें, आई मीन मतलब कैसे पढ़ लें इसको, वो बार नहीं, वेटेज की बात कर रहा हूँ। और ये वेटेज अपन इन सामग्रियों से उठा लेंगे। फिर इसमें देखो NCERT पढ़ी जानी ज़रूरी है आपके बेसिक के लिए। और अब NCERT में कौन सी पढ़ें, देखो वैसे सारी क्लासों में कुछ ना कुछ मैटर तो दे ही रखा है। तो अगर सब सब्जेक्ट मतलब 6 से आप 12 तक के लेके आओ तो वेल एंड गुड, खुद पढ़ना चाहो वैसे तो पढ़ लो, और बाकी यदि नहीं पढ़ना चाहो तो एक महेश कुमार बर्णवाल की सार संग्रह की किताब है, वो आप ले आना। और वो लगभग डिटेल्ड दे रखी है उसमें, मतलब हर कक्षाओं के जो NCERT में तथ्य दे रखे हैं उनको समाहित करके एक अच्छी बुक बनाई गई है, तो वो आप ला सकते हो, पढ़ सकते हो। फिर अपन बात करें लक्ष्मीकांत, इसको पॉलिटी का ग्रंथ माना जाता है, संविधान माना जाता है इसको पॉलिटी का। तो ये तो पढ़ी जानी चाहिए, एक कंप्लीशन की भावना से ही पढ़ी जानी चाहिए। यदि आप वैसे नहीं पढ़ो तो लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ोगे तब तक आप पॉलिटी धारक नहीं मानो जाओगे, मतलब आपने पॉलिटी पढ़ ली ये नहीं माना जाता। तो ये चिंता बिल्कुल नहीं करें आप, अगर सीधा आपको समझ में आती है तो ठीक, वरना मैं अक्सर से पढ़ा दूंगा यहाँ पे। और फिर आपको बेयर एक्ट लेके आना चाहिए। अब बेयर एक्ट, लक्ष्मीकांत, ये चीज़ें आपको क्यों पढ़नी चाहिए? बाकी जो मैं नोट्स दूंगा उसमें से भी 99% चीज़ें आई जाएगी, लेकिन मैं आपको फिर भी ये पढ़ने की सलाह इसलिए दूंगा कि जो क्वेश्चंस नोट्स होते हैं हमेशा समझाने के लिए, किताब होती है वो भाषा पकड़ने के लिए जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है। अब हम तो आपको इजीली समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन भाषा किताब वाली ज़्यादा बेटर रहती है। हम भी समाहित करेंगे उन वर्डों को, लेकिन अगर ज़्यादा भारी शब्द काम में ले लिए तो फिर समझने में दिक्कत, आपको आत्मसात करने में दिक्कत। लेकिन आप किताब से जब पढ़ोगे तो रेफरेंस के साथ में पढ़ोगे तो चीज़ें समझ में भी आएगी। अब जैसे पिछली बार एक क्वेश्चन पूछा था कि विधान परिषद के उत्साधन के बारे में RS प्री में आया था। अब तो ये भाषा है, अब उत्साधन किसी को समझ में आए कि नहीं आए, अब कितने हिंदी मीडियम से हो लेकिन नहीं आते समझ में टेक्निकल वर्ड्स हैं, तो अब इसको अबोलिशन लिख दो, आ जाएगा समझ में, अबोलिशन पढ़ लो, आ जाएगा समझ में। और हम जब पढ़ाएंगे तो फिर बोलेंगे कि विधानसभा को कैसे हटाया जाता है। अब हटाने में और उत्साधन में फ़र्क है, मतलब नाम का फ़र्क है, समझने में फ़र्क है। और समझने के चक्कर में यदि आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो इसका बार हमारे ऊपर जाता है कि हमने ये वर्ड काम में क्यों नहीं लिया। अब देखो वर्ड तो सारे काम में नहीं लिए जा सकते, लेकिन आप एक बार किताब को रीड आउट करो ताकि उस कुछ शब्द आपके आत्मसात हो जाए। फिर ये कहूँगा कि मेरे द्वारा जो हस्तलिखित नोट्स आपको दिए जाएंगे वो मोर देन सफिशिएंट होंगे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। भाषा को छोड़ दो, एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पुटअप होंगे उनको मैं कवर करवा दूंगा। और ये मानो आप कि कोई भी एग्ज़ाम होता है, जो राजस्थान के पकड़ लो, बाहर के पकड़ ले, तो जो कट ऑफ होती है वो 60 से 90 तो मैं पेपर आउट के संदर्भ में कह के चलो तो ठीक लगता है। बाकी 60 से 70 क्वेश्चन पढ़ के लेके आ सकते हैं अपन। तो यदि मैं आपको बोलता हूँ कि मैं 90% या मोर देन 90% सिलेबस को कवर करूँगा अपने हस्तलिखित नोट्स से, तो ये कट ऑफ तो क्लियर हो ही रही है ना। अब आप दर बदर भटकोगे और चीज़ें पढ़ोगे और फिर
मान लो आपने मैटर तो 110% का पढ़ लिया, फिर क्या जिम्मेदारी है, क्या गारंटी है कि आप वो करीब जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ रहे हैं उनको बना पाओगे। अब एक यहाँ तक पढ़ो, इसको पढ़ो 2 बार, इसमें सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। कहीं से भी क्वेश्चन आएंगे तो आप कवर कर जाओगे। और एक ये है, इसको आप 4 बार पढ़ोगे, इसको आप 2 बार पढ़ पाओगे। इसकी क्लियरिटी नहीं है, इसकी आप में क्लियरिटी आ गई। ये 80% है, ये 100% है, इसमें आपके क्लियरिटी नहीं है 40% की। और ये इतना सब्जेक्ट आपके 80% है, और फिर कट ऑफ इतनी रहती नहीं है। तो अगर कट ऑफ क्लियर करनी है तो आप कम से कम संसाधनों पे ध्यान दें, चाहे मेरा हो या कोई और का मैटर हो, तो उस पर बिलीव करो। मार्केट में सबसे जो गंदी चीज़ चल रही है वो यही है कि एक सब्जेक्ट की 15-15 पुस्तकें होती हैं उनके पास, फिर रिवीजन नहीं हो पाता। आपका सक्सेस का जो मार्ग है वो रिवीजन से होते हुए निकलता है। तो रिवीजन, नंबर ऑफ रिवीजन्स विल इंक्रीज योर नंबर डेफिनेटली। और फिर आगे अपन चर्चा करेंगे क्लास की क्या उपयोगिता है। देखो, क्लास लेनी क्यों चाहिए, इस पर चर्चा कर लेते हैं पहले तो। देखो, क्लास अगर लेते हो तो आप नियमित रह पाते हो, एक चीज़। फिर हम बार बार आपको आपके गोल के बारे में याद दिलाते रहेंगे। और फिर साथ जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस वगैरह हैं, या फिर स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए पढ़ने की, कौन से टॉपिक को अपन ज़्यादा पढ़ेंगे, कौन से टॉपिक को छोड़ा जा सकता है, या फिर ये कोई टॉपिक समझ में नहीं आए, कुछ कंसेप्चुअल क्लैरिटी की ज़रूरत होती है, वो सीधी बुक से कभी नहीं आती। आपकी स्कूलिंग बहुत अच्छे से हुई है और आपने वही सब्जेक्ट पढ़े हैं कंपटीशन वाले स्कूल्स में, तो फिर मैं कहूँगा कि आप खुद से भी कर सकते हो, लेकिन कुछ सहारा मिल जाता है। कुल मिला के देखो, कोचिंगों को काम या किसी मेंटर का काम केवल सहारा देना होता है। हम सिर्फ वैसाखी का काम कर सकते हैं। हम चाहे सोने के भी बन जाए ना, तो काम सिर्फ सहारा देना का करेंगे। बाकी तो आपकी मेहनत है। कोचिंग तो सब भी करते हैं, सारे तो सेलेक्ट नहीं होते, कुछ कुछ ही होते हैं। तो कोचिंग करने मात्र से सिलेक्शन हो जाए वो तो धूर्तता होगी, बताना भी। तो इसमें मैं कहूँगा कि नियमितता बरकरार रखने के लिए, स्ट्रेटेजी के साथ में चलने के लिए और कुछ कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए आपको क्लासें ले लेनी चाहिए। हाँ, ये है कि आपका समय ज़्यादा बर्बाद नहीं करे अगला, आपको उसी हिसाब से पढ़ाए जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और अपनी विशेषज्ञता बताने के चक्कर में आपका समय अनावश्यक रूप से ख़राब नहीं करे। मतलब इस जिद पे अड़ा नहीं रहे कि भाई जो मुझे आता है मैं आपको बता के रहूँगा, आपके चाहे सिलेबस में है कि नहीं है, एग्ज़ाम में आपको पूछा जाए कि नहीं जाए, लेकिन मैं तो बताऊँगा क्योंकि मुझे आता है। तो अगर इस प्रकार का जिद्दी अगर मैं भी हूँ तो मेरे से भी ना पढ़ें, बीच में छोड़ दें, ठीक है। और फिर अगर मेरे से क्यों लेनी चाहिए क्लास, इस पर चर्चा करते हैं। तो देखो, मैं आपको पाठ्यक्रम के अनुरूप जो ऑथेंटिक कंटेंट है ना, उनका अध्यापन करवाऊँगा। यानी ये जो मेरे द्वारा दिए गए कंटेंट होंगे वो उतने ही ऑथेंटिक होंगे जितने आपके एनसीईआरटी वगैरह में होते हैं। मतलब मैं ऑथेंटिक कंटेंट से ही चीज़ें लेके आऊँगा। और फिर मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको टॉपिक वाइज प्रदान करके उनको सॉल्यूशन करवाता जाऊँगा उनका। फिर जैसे ही अपना एक टॉपिक होता है, जैसे पहला संविधान सभा होगी, तो संविधान सभा से जितने भी क्वेश्चन पुटअप हो रखे हैं कोई पीसीएस में या फिर यूपीएससी में, तो उनको मैं लेके आऊँगा और हल करवाऊँगा। और फिर शॉर्ट नोट्स देखो, वैसे बनाए तो खुद के द्वारा ही जाना चाहिए, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स अगर मांग करते हैं कि मैं शॉर्ट नोट्स बना के दूँ तो हम वो भी प्रोवाइड करवा देंगे। और ये विशेषज्ञता की बात अपन ने कर ही ली पहले। इसमें मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि हम अपना पांडित्य प्रदर्शन बिल्कुल नहीं करेंगे, जितनी ज़रूरत होगी उतनी चीज़ें बताएंगे। और फिर समय समय पर आपके टेस्ट भी डाले जाएंगे। अब टेस्ट डाले क्या जाएंगे, मतलब यूट्यूब पे सॉल्यूशन करवा देंगे, 4-5 सेकंड का गैप दे देंगे, उसमें आप अपना उत्तर सोच लेना और फिर उसका हल हम बता देंगे, सॉल्यूशन करवा देंगे। कक्षाएं देखो नियमित करने की ही
अप्रोच है हमारी, उसी उद्देश्य से हम आए हैं। लेकिन अगर कोई किसी दिन क्लास मिस होती है तो ये मान के चलो कि वो कारण अपरिहार्य होंगे, ऐसे आलस के चक्कर में क्लासें नहीं छोड़ी जाएगी। फिर पाठ्यक्रम की समस्त कक्षाएं तथा नोट्स निःशुल्क होंगे। मैं आपको जितने भी मैटर दूंगा वो सब निःशुल्क होंगे। आपको किसी भी ऑनलाइन या मतलब जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसके माध्यम से मैं अवेलेबल करवा दूंगा, जो भी ज़रिया होगा। लेकिन किसी प्रकार की फ़ीस वगैरह नहीं वसूली जाएगी जब तक सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट करवाऊँगा। और सब्जेक्ट बीच में छोड़ूंगा नहीं। 10 क्लास ले ली, 5 क्लास ले ली, व्यूज़ नहीं आए, सब्सक्राइबर नहीं बढ़े, उससे इरिलेवेंट होके ये सब्जेक्ट मैं कवर करवाऊँगा। और यदि आप विश्वास से शुरू करते हैं इसको तो उस विश्वास में मैं आपको अंत तक ले जाऊँगा, ठीक है। और फिर नोट्स में एनसीईआरटी का देखो सार तो समाहित होगा ही, परंतु एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम से संबंधित अध्यायों का क्रम से अध्यापन करवाया जाएगा। और फिर यदि आप मेरे से सहमत हो जाते हैं तो फिर मैं बताऊंगा कि अब पढ़ाने क्या वाला हूँ। अब देखो शुरू में मैं पढ़ाऊंगा आपका बेस बनाने के लिए। अब आप वो किताब ले आओ तो ठीक है, वरना ले ही आना। वैसे जो महेश कुमार बनवाल जी की एनसीईआरटी सार संग्रह वाली बुक है, वो ले आना। वो मैं कल से या परसों से शुरू करवा दूंगा। वो आप मान के चलो लगभग 384 पेज की किताब है। ये आपको एनसीईआरटी का अध्ययन इसलिए करवाया जा रहा है कि आपका बेस तैयार हो जाए, फिर आप आगे लक्ष्मीकांत या जो मैं दूं उन मैटर में आपको अपच नहीं हो, वो आप आसानी से पढ़ सकें। लगभग मैं कहूँगा कि मतलब एनसीईआरटी से ही चीज़ें पढ़ी जाती है, लेकिन फिर भी कंप्लीशन की भावना के लिए आपका कुछ भी छोड़ा नहीं जाएगा। कहीं आप दूसरी जगह फैक्ट देख के घबराओगे नहीं कि हमें नहीं पढ़ाया गया, वो चीज़ें भी डालेंगे, लेकिन एनसीईआरटी को आप वरीयता दें। ये क्वेश्चन जो पुटअप होते हैं वो ऑथेंटिक सोर्स से होते हैं, किन्हीं कोचिंगों के नोट्स से नहीं होते हैं, और मतलब किताबों के ढेर बना के फिर उनमें से नोट मतलब क्वेश्चन पुटअप नहीं होते हैं। हर समय ऑथेंटिक सोर्स की ओर जाते हैं। अब आरपीएससी जो क्वेश्चन पूछती है वो या तो अपने पुस्तकों से पूछती है, जो आरबीएससी बोर्ड की है, या फिर एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं, और या फिर ये जो हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तकें हैं, या जितने भी ऑथेंटिक कॉलेजों में सोर्स चलते हैं तो वहाँ से पूछे जाते हैं, तो वो पढ़ाए जाएंगे आपको। फिर देखो 384 पेज है इसमें लगभग, ये मैं आपको कवर करवा दूंगा 4 से 5 दिनों में। अब घंटे कितने रहेंगे तो मान के चलो ये पूरी पुस्तक पढ़ाने में मैं आपके घंटे लूँगा 25 से ज़्यादा नहीं लूँगा। 25 ज़्यादा मैं बोल रहा हूँ, बाकी इससे पहले करवा दूंगा, अक्सर से करवा दूंगा। मैं इस किताब की लाइन टू लाइन रीडिंग करूंगा, बीच में जहाँ कंसेप्ट की क्लियरिटी चाहिए किताब उसको नहीं करवा पा रही सही, वो मैं बीच में करवाता जाऊंगा। बाकी किताब का एक भी पोर्शन छोड़ा नहीं जाएगा। हालांकि सब्जेक्ट आपके पाठ्यक्रम के अनुसार कुछ चीज़ें उसमें ज़्यादा है तो वो आप वहाँ से स्किप कर सकते हैं, या फिर देखो जैसे अपने यहाँ दे रखा है कि संविधान की विशेषताएँ, और विशेषताओं में लगभग चीज़ें कवर हो ही जाती है। और पॉलिटी की समग्र समझ के लिए ये समग्र एनसीईआरटी का अध्ययन करना वर्थ इट रहेगा, वर्थ देगा ये। तो अपन क्लासें शुरू यहीं से करेंगे एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी में आपकी 4-5 दिनों में कंप्लीट करवा दूंगा, और जैसे ही एनसीईआरटी कंप्लीट होती है फिर अपन पढ़ेंगे टॉपिक से अपने जो ऊपर अपने वर्णन किए उनके हिसाब से संविधान सभा, मतलब अक्सर से इसकी पालना होगी, जिस हिसाब से यहाँ राइट डाउन कर रखे हैं उसी हिसाब से मैं पढ़ाऊँगा। वो एक एक चीज़ करके सारी पढ़ा दी जाएगी। तो चलिए, और आपके क्वेश्चंस होंगे वो तो इसे मैं शुरू में मैं ऑडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवा नहीं पाऊँगा, वीडियो के माध्यम से लाइव में हूँ नहीं,
तो हैव ए नाइस डे, आपकी बेहतर जर्नी में सहयोग करेंगे। थैंक्स अ लॉट।